Let's improve English. उसकी सोच दकियानूसी है, उसकी सोच पिछड़ी हुई है, पुराने ख्यालात वाला आदमी है वो। इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इन बातों की इंग्लिश और इसी तरह के कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश करना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि कैसे उन्हें इंग्लिश में कहा जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो। उसकी सोच दकियानूसी है, इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं हिज थिंकिंग इज ऑर्थोडॉक्स। हिज थिंकिंग इज ऑर्थोडॉक्स। सो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसकी। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं ही इज ऑर्थोडॉक्स इन हिज व्यूज। अपने व्यूज में वो ऑर्थोडॉक्स है, यानी उसकी दकियानूसी सोच है, पिछड़ी हुई सोच है, पुराने ख्यालातों वाला वो आदमी है। इसके लिए हम कंजर्वेटिव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ही इज कंजर्वेटिव। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज अ स्टिक इन द मड। ही इज अ स्टिक इन द मड। हालांकि ये तरीका थोड़ा इनफॉर्मल है, थोड़ा सा रूड है। अगर हम कहते हैं ही इज अ स्टिक इन द मड, यानी वो तो ना बहुत ही पुराने ख्यालातों का आदमी है, बड़ा ही बेकार सा पिछड़ी हुई सोच वाला आदमी है। ही इज अ स्टिक इन द मड। इस धोखे में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना, भूल में मत रहना। डोंट स्टे अंडर दिस इल्यूजन। डोंट स्टे अंडर दिस इल्यूजन। और उसके बाद फिर जो भी बात है वो आप बताएंगे कि कौन से भ्रम में कोई है, कौन से धोखे में कोई है। इस धोखे में मत रहना, डोंट स्टे अंडर दिस इल्यूजन। वो इस धोखे में है कि सब उसका साथ देंगे, जबकि वो गलत कर रहा है, कोई उसका साथ नहीं देगा। वो इस धोखे में है कि सब उसका साथ देंगे। ही इज अंडर द इल्यूजन दैट एवरीवन विल सपोर्ट हिम। ही इज अंडर द इल्यूजन दैट। तो आप इस तरीके से आगे की बात कोई भी बता सकते हैं कि वो इस धोखे में है कि ही इज अंडर द इल्यूजन दैट देन समथिंग समथिंग। मेरी तरफ से आप वहां चले जाओ, तो इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं यू गो देयर ऑन माई बिहाफ। आई कांट गो देयर, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू हेयर, सो यू गो देयर ऑन माई बिहाफ। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I know they have made a mistake, but they are too angry to apologize to you. So I apologize to you on their behalf. उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं I can't praise you enough. I can't praise you enough. इसी को ऐसे भी कह सकते हैं No words are enough to compliment you. No words are enough to compliment you. बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, यानी आजकल वो सुनते ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। द चिल्ड्रन आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। जी हाँ, ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि इंग्लिश में भी इस बात को इसी तरीके से कहा जाता है। इफ समथिंग गेट्स आउट ऑफ योर हैंड, मतलब वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एंड इफ समबडी गेट्स आउट ऑफ हैंड, मतलब कि किसी चीज़ के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं और किसी इंसान के लिए भी कर सकते हैं। मैं तो उसकी नज़रों में अभी खराब बना हुआ हूँ। आजकल तो वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, उसकी नज़रों में मैं खराब बन चुका हूँ। आई एम इन हिज बैड बुक्स। आई एम इन हिज बैड बुक्स। इसी का ऑपोजिट होता है आई एम इन हिज गुड बुक्स, यानी आजकल वो मुझे अच्छा समझ रहा है, वो उसकी नज़रों में मैं अच्छा हूँ, और अगर मैं बुरा हूँ तो आई एम इन हिज बैड बुक्स। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किसी को दिलासा देते हुए हम कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी फाइन। आप भरोसा रख सकते हैं, मैं हूं ना यहाँ, भरोसा रख सकते हैं आप। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड आई एम हेयर। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड आई एम हेयर। वो अपनी बात पर अड़ा रहा, माना ही नहीं, अटल रहा एकदम। इसे कह सकते हैं ही स्टूड हिज ग्राउंड। दिस इज एन इडियम। इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड दैट मीन्स यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप, यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं ही रिमेन्ड एडमेंट। ही रिमेन्ड एडमेंट, यानी वो एकदम अपनी बात पे अड़ा रहा। लोग तुम्हें डराएंगे, बस अपनी बात पर अड़े रहना। Just stand your ground, people will intimidate you. Just stand your ground, people will intimidate you. अरे हाँ, याद आया, हाल ही में मैंने एक नया फ़ोन खरीदा है। जब हमें ऐसा कुछ कहना हो ना कि अचानक से हमें कुछ याद आया, फिर हम कहते हैं अरे हाँ हाँ याद आया मुझे। इंग्लिश में एक फ्रेज़ होता है जिसका हम यूज़ करते हैं Come to think of it, I have just bought a new phone. Come to think of it, I have just bought a new phone. Let's look at one more example. अरे हाँ, याद आया, बिजली का बिल आया हुआ है बिजली का। Come to think of it, we've received the electricity bill. Come to think of it, we've received the electricity bill. यानी अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है। घर में सब उलट पुलट हो रखा है, घर में सब बिखरा पड़ा है, हम ऐसे कहते हैं ना कई बार। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं everything is topsy turvy in the house. Everything is topsy turvy in the house. टॉपसी टर्वी होने का मतलब सब उलट पुलट है, अपसाइड डाउन है, सब कुछ
एकदम मैसी हो चुका है। सो एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी इन द हाउस। इस वक्त मेरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है। इसके लिए भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, माई लाइफ इज़ टॉपसी टर्वी एट द मोमेंट। माई लाइफ इज़ टॉपसी टर्वी एट द मोमेंट, यानी इस वक्त तो मेरी लाइफ उलट पुलट हो चुकी है, ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो चुकी है। मुझ पे राशन पानी लेके मत चढ़ो। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कोई हम पे करने लग जाता है, वो भी बिना वजह के, तो मुझ पे राशन पानी लेके मत चढ़ो, ऐसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसके इक्विवेलेंट कौन सा इडियम है, हम क्या कह सकते हैं? डोंट बाइट माई हेड ऑफ। डोंट बाइट माई हेड ऑफ। इंग्लिश में इस इडियम का मतलब होता है किसी को बेकार में सुनाना, बेकार में किसी पर गुस्सा होना। तो हिंदी में हम कहते हैं मुझ पे राशन पानी लेके मत चढ़ो, उसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बाइट माई हेड ऑफ। जैसे तुमने बेकार में उसे सुना दिया, यू बेट हिज हेड ऑफ, तो ये पास्ट टेंस है, तो बाइट की सेकंड फॉर्म बेट, यू बेट हिज हेड ऑफ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ नया आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.